Hello students, my name is Santosh Joshi and I will be teaching you your social studies subject. So today we'll start with your first chapter of your history and start next topic historians and their sources. Now इसमें हम पढ़ेंगे जो भी historians हैं, जो भी मतलब history की study करते हैं, वो किस तरह अपनी हिस्ट्री को कैरी आउट करते हैं, मतलब उनके पास क्या क्या सोर्सेज है जिससे वो हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं. Historians used various sources to write the history of the country. Information about the medieval period is derived mainly from two main sources, archaeological and literary. The various sources used by historians are as follows. अब ये कह रहे जो भी historians जो भी अपने sources use करते थे उनमें से दो मेन सोर्सेज हैं. फर्स्ट वन इज़ आर्कियोलॉजिकल एंड सेकंड वन इज़ लिटरेरी. अब इसके अलावा भी और सोर्सेज हैं, बट जो मेन सोर्सेज है जहाँ से वो अपनी स्टडी कैरी आउट करते हैं वो ये दो हैं. अब इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. नाउ जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है, लेट मी रीड इट फॉर यू. The study of remains of the past that people left behind them such as objects, buildings is called archaeology. अब उस टाइम पे मिडिवल टाइम पे जो भी सामान, सपोज करो कोई चूल्हा हो गया, कोई बर्तन हो गए उस टाइम पे, या फिर कोई बिल्डिंग किसी ने बनाई होगी अपने रहने के लिए, जो भी छूट गया है उस टाइम पे, यानी जो भी इस टाइम पे रिमेन हो गया, जो भी अभी हमारे पास सबूत है एज ए प्रूफ है हमारे पास उनके रिगार्डिंग, जो भी लेफ्ट ओवर बच चुके हैं उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल. आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, जो भी हिस्टोरियंस हैं वो डिस्कवरी चैनल्स पे देखा होगा, जो भी हिस्टोरियंस है वो पुरानी चीज़ें कभी खोद के कभी कहीं से उनको मिलती हैं और उससे हिस्ट्री कैरी आउट करते हैं, तो उसी को आर्कियोलॉजी हम कहते हैं. नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, यूटेंसिल्स, टूल, वेपन, ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग एक्सेट्रा. अब इसमें एग्जांपल दिया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं. मॉन्यूमेंट्स यानी छोटी छोटी इमारतें हो गई, मूर्तियाँ हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गए यानी लिखे हुए जो भी उस टाइम पे कहीं पे कुछ लिखा होगा, कॉइन्स हो गए उस टाइम के जो कॉइन्स थे, सिक्के, यूटेंसिल्स यानी कुछ भी तरह के ऑब्जेक्ट्स हो गए, टूल्स हो गए, वेपन्स यानी हथियार जैसे तलवार वगैरह होती हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब जो भी उस टाइम पे जो भी आजकल सजने संवरने के लिए लोग पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह लाइक ईयरिंग्स हो गए, अंगूठियाँ हो गई, ये सब हो गए, पेंटिंग हो गई, तो ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आते हैं. द मॉन्यूमेंट्स लाइक प्लेसेस, टेम्पल्स, फोर्ट, मॉक्स, टॉम्स एक्सेट्रा टेकन एज अ रिच सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री. पेंटिंग टेल्स अस अबाउट द कस्टम, फूड, हैबिट्स, ड्रेस एंड ज्वेलरी यूज्ड इन दैट पीरियड. ना भी कह रहे हैं जो भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, लाइक कोई भी फोर्ट हो गया, कोई भी म्यूज़ियम हो गया, या फिर मॉस्क हो गए, मस्जिद हो गए, कब्र हो गई, वो सब एज ए हिस्टोरियंस के लिए एज ए सोर्स का काम करते हैं. अब जैसे कि आप राजस्थान का एग्जांपल लो तो वहाँ पे ढेर सारे आपने देखे होंगे फोर्ट्स वगैरह हैं जो कि पुराने ज़माने के हैं. तो उससे हमें क्या पता लगता है, जो भी हम फोर्ट्स में अगर आप कभी घूमे हो तो उसमें पता लगता है कि उस टाइम पे लाइफस्टाइल कैसे राजा महाराजा लोग रहते थे, उनके क्या क्या हथियार थे, तो ये सब चीज़ का पता लगता है. दूसरी तरफ जो पेंटिंग्स हैं, उस टाइम की जो पेंटिंग बनाई गई है वो हमें क्या बताती हैं कि उस टाइम पे कि जो भी उनकी फूड हैबिट क्या थी, वो खाने में क्या क्या खाते थे, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, ज्वेलरी किस तरह की ज्वेलरी पहनते थे, ये सब हमें पेंटिंग के थ्रू पता लगता है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. नाउ जो सेकंड मेन सोर्सेज था वो क्या था, लिटरेरी. अब हम लिटरेरी के बारे में पढ़ेंगे. ना लिटरेरी कम्स फ्रॉम द वर्ड लिटरेचर. लिटरेचर का मीन्स क्या होता है, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी लिटरेचर यानी जो भी हम लिखते वगैरह हैं उसको लिटरेरी सोर्सेज के अंडर आता है. नाउ रिटन रिकॉर्ड्स फाउंड इन प्लेंटी इंक्लूड बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट, हिस्टोरियंस, फरमान्स, बुक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, ट्रैवल व्यूज, अदर कोर्ट रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा. नाउ अब जो लिटरेरी सोर्सेज है यानी जो रिटन सोर्सेज है उनको इन्होंने एग्जांपल दिया. उस टाइम पे बायोग्राफीज होती हैं, यानी बायोग्राफीज मतलब कोई भी किसी महान राजा के बारे में किसी ने किताब लिखी हो उसे बायोग्राफी कहते हैं. ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, ऑटोबायोग्राफी मतलब किसी राजा ने खुद के बारे में कुछ लिखा हो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियन, क्रॉनिकल्स मतलब उस टाइम पे जो भी इवेंट्स रहे होंगे, एक के बाद एक इवेंट जो भी चला आ रहा है उसको एक तरह से रिकॉर्ड किया होगा उन्होंने, तो उसको क्रॉनिकल्स ऑफ हिस्टोरियन रिकॉर्ड कहते हैं.
फरमान्स हो गए, फरमान्स मतलब जैसे लॉ एंड ऑर्डर कोई जारी करता है उस टाइम पे, उसको फरमान कहते हैं। बुक ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, ट्रैवल यूज़ हो गए, एंड अदर कोर्ट रिकॉर्ड्स, यानी जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है यानी पुरातत्व जो भी हमारे पास जो भी लिखे गए हैं। ट्रैवल यूज़ मतलब जो भी लोग उस टाइम पे बाहर से इंडिया में ट्रैवल करते थे और वो कुछ लिख के जाते थे या फिर कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह छोड़ के जाते थे, उसे ट्रैवल यूज़ हम कहते हैं। ठीक है। लिटरेरी वर्क ऑफ फॉरेनर्स ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी, जो भी फॉरेनर्स के जो भी लिटरेरी वर्क्स हैं, जो भी उन्होंने उस टाइम पे लिखा होगा या फिर कुछ रिलीज़ किया होगा, वो भी इसके लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आता है। Many books and manuscripts that are beautifully illustrated are kept in archives. During medieval period, Sanskrit and local languages were developed. People of that time wrote on palm tree leaf, the bark of trees, wooden blocks, stones, tablets, etc. अब ये कह रहे हैं जो भी उस टाइम पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे और जो भी हिस्ट्री के सोर्सेज थे, उन्हें आर्चीव्स में कैप्ट करके रखा गया। आर्चीव्स हैं जहाँ पे जो भी हिस्ट्री की जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको सेव करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उनको आर्चीव्स कहते हैं वहाँ। तो ये क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, यानी मेडिवल पीरियड के टाइम पे संस्कृत और अदर लोकल लैंग्वेजेस उस टाइम पे डेवलप की गई थी। उस टाइम पे लोग कहाँ पे लिखते होते थे, उस टाइम पेपर वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम पे लोग पाम ट्री, जो एक पाम ट्री है वहाँ उसकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी उसकी बड़ी लीव्स होती हैं, उस पर लिखा करते थे। बार्क ऑफ ट्री पे लिखा करते हैं, यानी जो पेड़ के जो भी उसकी स्किन होती है, जैसे कोई लकड़ी का एक फट्टा सा हम निकाल लेते हैं पेड़ की, उसमें से उस पर लिखते हैं। वुडन ब्लॉक हो गए, लकड़ी को एकदम मतलब पीसेस में काट के उसको एक तरह से फ्लैट सरफेस बना के उस पर लिखा जाता था। तो इन्हीं सब चीज़ों को उस टाइम पे लिखा जाता था। ठीक है। नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ मेडिवल पीरियड इंक्लूड्स सोमदेवास कथा सरित सागर, जो भी सोमदेव की है कथा सरित सागर, वो हो गई। काल्हानास राजता रांगिनी, ये जो भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये उस टाइम पे जो भी लिटरेचर सोर्स थे, यानी जो भी जैसे भगवद गीता हो गई, जैसे ये सब हो गए सोर्सेज, तो उस टाइम पे ये सब रिटर्न वो थे, लिटरेरी सोर्सेज थे। ठीक है। और ये जयदेवास गीता गोविंदा, चांद बर्दीस, पृथ्वीराज रासो, यानी ये पृथ्वीराज के बारे में उन्होंने लिखा होगा कुछ, उसका ये नाम दिया है। अब्बास सरवानीज, तारिक ए शेर, एंड ऑटोबायोग्राफी सच एज बाबुरनामा एंड जहांगीरनामा। तो ये जो भी मैंने आपको रीड किए, एक बार आपको भी अच्छे से रीड करना है इन सब के लिए। तो ये उस टाइम पे लिखी गई चीज़ें थी जो भी इन्होंने बताया है। एंड ऑटोबायोग्राफीज, जो भी ऑटोबायोग्राफी यानी राजा ने खुद के बारे में खुद लिखा था, वो क्या है, बाबुरनामा, जहांगीरनामा, यानी बाबुरनामा था जो बाबर उस टाइम पे राजा था, उसका नाम उसने अपने बारे में लिखा हो तो उसे बाबुरनामा कहते हैं। और जहांगीरनामा, जो जहांगीर उस टाइम पे राजा हो रहा होगा, उसने अपने बारे में लिखा होगा तो उसका नाम उसने जहांगीरनामा दिया है। तो ये सब उस टाइम के पुराने जो भी लिटरेरी सोर्सेज थे, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा। ना ये दो तो हमने मेन सोर्सेज अभी पढ़े, कौन से थे, एक था हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड दूसरा जो मेन सोर्स था वो था लिटरेरी सोर्सेज। तो ये तो हमारे मेन सोर्सेज थे। अब इसके अलावा क्या क्या सोर्सेज से हिस्ट्री जो है स्टडी करते थे वो हम पढ़ेंगे। थर्ड जो है इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर्स आर ऑन रॉक्स और सोर्सेज फॉर हिस्टोरियंस। नाउ इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जैसे कि आपने कई सारे फोर्ट वगैरह में देखा होगा, जैसे कि इंस्क्रिप्शन ऑफ कुतुब मीनार की एग्जांपल दी है। जो भी दीवारों पर या फिर कोई भी फोर्ट वगैरह के बाहर जो चित्रकारी या फिर कुछ लिखा रहता है उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, और वो हिस्टोरियन के लिए स्टडी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हिस्टोरियन उसे डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसका क्या मतलब है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ द इंस्क्रिप्शन हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट एंड आवर हेरिटेज। दे आर फाउंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब क्या कहते हैं, जो भी इंस्क्रिप्शंस थे वो हमारे पास्ट और जो भी हेरिटेज यानी प्रथा चली आ रही है, यानी जो भी आज हमारे ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, वो उसको पता करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब वो कह रहे हैं जो भी ये इंस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में मतलब हमें मिलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अभी हमारी हिंदी जो मेन लैंग्वेज है उस टाइम पे हिंदी रही होगी। उस टाइम पे कई सारी लैंग्वेज लाइक पर्शिया वाले पर्शियन बोलते होंगे, मुस्लिम उर्दू हो गई, ऐसी
ऐसी कई सारी लैंग्वेज जो उस टाइम पे यूज़ की जाती थी और उन्हीं लैंग्वेजेस में इंस्क्रिप्शन वगैरह हमारे लिखे गए थे। एपिग्राफी इज़ अ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ एपिग्राफ्स ऑन इंस्क्रिप्शन। नाउ एपिग्राफी क्या है? जो भी इंस्क्रिप्शंस की हम रीडिंग करते हैं, स्टडी करने को एपिग्राफी करते हैं। आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं, तो यह टर्मिनोलॉजी आपको याद रहेगी। इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड मेनली ऑन द साउथ इंडिया टेम्पल्स। जो भी साउथ इंडिया के जो भी टेम्पल्स हैं, आप अगर कभी साउथ विजिट करे होंगे तो हमें ढेर सारे टेम्पल्स हैं, वहाँ पे काफ़ी इसमें बताया गया कि इंस्क्रिप्शन के जो सोर्सेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये तो थे इंस्क्रिप्शन के बारे में। अब नेक्स्ट सोर्स हमारा क्या है? कॉइन्स। नाउ coins reflects the history. They contains specific and authentic information about the dates and the names of different kings rulers. They also highlight the economic condition of that period. Study of coins and related form of money is known as numismatics, and the person who studied these coins is called numismatist. तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया गया है कि जो भी उस टाइम पे कॉइन है वो भी स्टडी में किस तरह हेल्प करते हैं। जो भी उस टाइम के कॉइन होंगे, सपोज़ कोई एक राजा है, सपोज़ अकबर एक राजा उस टाइम पे थे, तो उसने अपने हिसाब से उन कॉइन्स को बनाया होगा, यानी उसमें अपनी फ़ोटो डाली होगी या फिर अपने जो भी कुछ रूल्स वगैरह स्लोगन्स हैं वो उसमें इनक्रिप्ट किए गए होंगे। तो इसी तरह से जो भी राजा उस टाइम पे रूल करता था वो अपने नए नए कॉइन निकालता था। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि उस टाइम पे स्पेसिफिक टाइम की हमें नॉलेज पता लगती है कि ये उस टाइम पे कौन सा किंग रूल कर रहा था, या फिर उस टाइम पे उसने किस तरह के कॉइन निकाले थे, और इससे हमें उसकी इकोनॉमिक कंडीशन का भी पता लगता है। इकोनॉमी मतलब जो भी हमारे अभी इंडिया की इकोनॉमी क्या होती है वह है रुपीज़। हम जो है एक कॉमन हमारा जो करेंसी हम यूज़ करते हैं वो है रुपीज़, यानी पैसा। इंडिया में रुपीज़ चलता है, चाहे किसी की भी सरकार है, हमारा रुपीज़ कॉमन रहता है। उस टाइम पे क्या था कि जो भी नया राजा आता था वो अपने नए एक कॉइन या फिर सिक्के निकालता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो कॉइन की स्टडी करेंगे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी हमें दी हुई है। स्टडी ऑफ कॉइन्स रिलेटेड फॉर्म ऑफ मनी इज़ नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स, यानी जो कॉइन की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्टिमैटिक। आप इसको अंडरलाइन करेंगे अपनी कॉपी में। एंड द पर्सन, यानी जो पर्सन कॉइन की स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्टिमैटिस्ट। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजी है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। तो हम कॉइन्स के बारे में भी अब हमने पढ़ लिया। अब जो फिफ्थ जो है हमारी पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। अब पेंटिंग एंड स्कल्पचर भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह लो कि बहुत ज़्यादा की जाती थी मेडिवल इंडिया में, और ये एक ऑल्सो एक मेन सोर्स है हिस्ट्री को स्टडी करने का। मैनी मॉन्यूमेंट्स वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स मेड अप ऑफ स्टोन, वुड और ब्रॉन्ज। बिल्डिंग वर डेकोरेटेड बाय गुड्स, गॉडेस, किंग्स, क्वींस फिगर्स। अजंता केव इन महाराष्ट्र and Bagh caves in Dhar MP had wonderful collections of sculptures and paintings। अब इसमें क्या कह रहे हैं? जो भी उस टाइम पे पेंटिंग्स है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो भी पेंटिंग्स है उस टाइम पे हमें क्या क्या बताती हैं पेंटिंग्स, कि उस टाइम पे उनका रहन सहन कैसा था, क्या क्या लोग खाते थे, क्या क्या कपड़े पहनते थे, इन सबसे हमें पेंटिंग से पता लगता है। सेकंड जो है स्कल्पचर्स क्या कहते हैं? जिसे जो भी डेकोरेटिव्स हैं, जैसे कि हमने देखा हो जो भी फोर्ट्स या फिर कोई भी पुरानी बिल्डिंग होगी उसके बाहर जो भी पत्थर से कलाकारी की जाती है उसको सजाने के लिए, उसको हम स्कल्पचर्स कहते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल दी है। और उस टाइम पे कौन से स्कल्पचर्स यूज़ करते थे? गॉड, यानी भगवान के उस टाइम के जो किंग थे या फिर क्वीन हो गए, अजंता हो गए, इन सब की उन पे जो भी उनकी नक्काशी की जाती थी पत्थरों पे, इन सब को सजाने के लिए। अब इसमें एग्जांपल दिया है अजंता केव्स इन महाराष्ट्र एंड बाग केव्स इन धार MP हैज़ अ वंडरफुल कलेक्शन ऑफ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। जो अजंता केव है महाराष्ट्र की और बाग केव है धार मध्य प्रदेश की, उनमें बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स और पेंटिंग पाए जाते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारी मेडिवल हिस्ट्री से। नाउ राजस्थान रिचली डेकोरेटेड प्लेसेस एंड हवेलीज विद देयर बालकनीज फ्रेम्ड विद स्टोन क्रेविंग्स आर वर्थ सीइंग टिल टुडे। नाउ जैसे कि मैंने कहा था राजस्थान में ढेर सारे फोर्ट पाए जाते हैं, और जैसे कि आप में से कई लोग
वहाँ पे विज़िट भी करके आए होंगे कोई भी फोर्ट पे, तो आपने देखा होगा वहाँ के भी जो बाहर के पत्थरों हो गए, बालकनी हो गई, वहाँ पे सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है पत्थरों पे, तो उसी का एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हमारा जो लास्ट सोर्सेज है, किस तरह से हमारी हिस्ट्री की स्टडी होती है, वो है ट्रैवलोग्यूज। अब ट्रैवलोग्यूज क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी उस टाइम पे कोई ट्रैवलर आया होगा, जैसे इंडिया है, कोई भी बाहर से ट्रैवलर आया होगा, कोई भी बाहर देश से, उसने इंडिया में आके कुछ वहाँ की चीज़ों के बारे में लिखा होगा, या फिर कुछ उसने चीज़ें ऐसी लेफ्ट कर गया होगा जिससे हमें हिस्ट्री का पता लग सके, उसे हम ट्रैवलोग्यूज कहते हैं। India was visited by many foreign travelers during the medieval period who wrote travelogues. Some important visitors were, अब जो भी मैंने कहा कि जैसे आपको बता दिया जो भी बाहर से आए थे, अब ये स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट करना। सम इम्पॉर्टेंट विजिटर्स, कौन कौन से विजिटर आए थे, ठीक है। तो पहला था अल बरूनी। अल बरूनी वो कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, जैसे अभी इंडिया एशिया के अंदर ही आता है, जो सेंट्रल एशिया है लाइक चाइना वगैरह के साइड, यहाँ से अल बरूनी आया था। इब्न बतूता, आपने इसका नाम शायद पहले भी सुना होगा, ये इब्न बतूता था जिसने रिहला नाम की एक बुक लिखी थी। ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब्दुल रज़ाक कौन था, हु विजिटेड विजयनगर। मेडिवल इंडिया में एक विजयनगर एक वो हुआ करती थी, सोसाइटी टाइप हुआ करती थी, वहाँ पे उसने विजिट किया था। मार्को पोलो कौन था, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। मार्को पोलो एक बहुत ही बड़ा एक कैसे ट्रेडर था जिसने सिल्क रूट, जो आज का जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट क्या था, सिल्क रूट एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, यानी ट्रेडिंग रूट था, एक तरह से पूरा रूट है जो कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में वो फैला हुआ है। उस टाइम पे मार्को पोलो ने वो पूरा सिल्क रूट कवर किया था और ये बहुत बड़ा ट्रेडर माना जाता था। ठीक है। निकोलो डी कॉन्टी एंड निकोलो मैनुकी फ्रॉम इटली। अब ये दो नेम हैं, निकोलो डी कॉन्टी एंड निकोलाओ मैनुकी फ्रॉम इटली, ये इटली के दो हैं, उस टाइप पे ट्रैवलर्स थे। राल्फ फिच इंग्लैंड का एक ट्रैवल था। फ्रैंकोइस बर्नीर, ये भी फ्रांस का एक ट्रैवलर था। एंड डोमिंगो पीस, ये पुर्तगाल का एक ट्रैवलर था। तो इस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा ट्रैवलर कहाँ था, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देयर राइटिंग लेटर्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा आर वैल्यूएबल सोर्सेज। तो ये कहते हैं उस टाइम पे इन्होंने जो भी उस टाइम पे राइटिंग या फिर लेटर इशू किया होगा वो आज के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ म्यूज़िक, अब जो लास्ट हमारा है वो है म्यूज़िक। तो उस टाइम पे जो मेडिवल टाइम था, जो भी हमारे हिस्ट्री के टाइम पे, म्यूज़िक को भी एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता था। वहाँ पे ढेर सारे हमारे म्यूजिशियन थे, लाइक तानसेन, आपने सुना होगा तानसेन जी के बारे में। तो उस टाइम पे ऐसे ही बहुत सारे म्यूजिशियन थे, और इवन उसके ऊपर म्यूज़िक के ऊपर किताब भी कई सारी लिखी गई थी। तो इसमें यही दिया हुआ है, ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड रिच लिटरेचर ऑन म्यूज़िक वॉज डेवलप्ड बाय पर्शियन पोएट्स इंक्लूडिंग आमिर खुसराव, हसन दिलावी एसेट्रा। तो उस टाइम में कह रहे हैं मेडिवल पीरियड में लिटरेचर यानी म्यूज़िक के ऊपर जो भी लिटरेचर है, किताबें वगैरह, वो सब लिखी गई थी। और उस पर फेमस पर्शियन पोएट का नाम दिया है, जैसे आमिर खुसराव उस टाइम पे फेमस पोएट थे। हसन दिलावी हो गए, ये सब इनके एग्जांपल दिए हैं उस टाइम पे कौन कौन से पोएट या फिर म्यूजिशियन थे। भक्ति सेंस प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेस, बाबर वॉज ए गिफ्टेड पोएट। यानी उस टाइम पे भक्ति संत से, वो भी उन्होंने कॉमन लैंग्वेज में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन था म्यूज़िक को वो दिया था। बाबर हो गए, जो आपको पता मुगल रूलर था बाबर, वो भी एक तरह से गिफ्टेड पोएट था, नहीं बहुत अच्छा पोएट था। सालिमा सुल्तान रोट अ नंबर ऑफ पर्शियन पोएम्स, जैसे सालिमा सुल्तान थे, उन्होंने पर्शियन पोएम्स, कई सारी पर्शियन पोएम्स उन्होंने लिखी थी। सूरदास रोट सुरसागर, सूरदास का आपको बारे में पता होगा, सूरदास जी थे, उन्होंने भी सुरसागर जैसे कविताएं, किताबें लिखी थी। और किस भाषा में थी वो, ब्रज भाषा में। उस टाइम पे जैसे मैंने आपको कहा था ढेर सारी लैंग्वेजेस जो यूज़ होती थी, तो ब्रज भाषा में उन्होंने
सुरसागर को लिखा था। यहाँ पे फोटो भी दी होगी सुरसागर एक लिटरेचर की, तो आप देख सकते हैं। नाउ उर्दू, हिंदी एंड टर्की पोएट्स कंपोज दी पोएम्स। तो उस टाइम में बेसिक बता गया, जो भी उर्दू, हिंदी और टर्किश के जो पोएट्स थे वो ज़्यादातर पोएम्स को कंपोज किया करते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था हमारे जो भी सोर्सेज हैं। अभी ये सब क्या थे जो भी हमने पढ़े, ये सोर्सेज थे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हिस्टोरियंस जो भी पुरातत्व विभाग के होते हैं वो किस तरह से अपनी जो भी स्टडी है कैरी आउट करते हैं। तो ये हमने 6 से 7 सोर्सेज पढ़े थे, जिसमें से मेन क्या थे, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।